चुनाव का बिगुल बजा बंगाल में और भवानीपुर की सीट पर एक बार फिर पूरा दंगल है। इस बार ममता बनर्जी लड़ रही हैं भवानीपुर से और बीजेपी ने अपनी पूरी स्टार कास्ट उतार दी है जमीन पर भवानीपुर में। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वेस्ट बंगाल की असेंबली में। शुवेंदु अधिकारी जी नमस्कार। पूछना चाहती हूं कि आपने नमस्कार। जय गणेश। जय गणेश जी। बिल्कुल, आपने ममता बनर्जी को जरूर हराया था नंदीग्राम में बस मई के महीने में, लेकिन आज फिर भवानीपुर का डंका बज चुका है, बिगुल बज चुका है और इतना लंबा चौड़ा स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट, इंचार्ज का लिस्ट, ऐसे लग रहा है एक सीट पर नहीं शायद सारे बंगाल में दोबारा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव को फिर से उतना ही हाई प्रोफाइल बनाना चाहती है जितना बंगाल में नंदीग्राम का चुनाव था। न देखिए, कोई नंदीग्राम का सिंगल सीट नहीं है। पूरा प्रदेश में भाजपा ने पूरा जोर लगाई, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अच्छा प्रदर्शन हुआ। पिछले चुनाव में हम लोग का 2016 में ओनली 10% वोट था, सीट था 3। इस बार हम लोग का 77 क्षेत्रों से हम लोग चुनाव जीते और हमारी परसेंटेज 38.1% तक गई। इसलिए हम लोग बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। और बंगाल में देखिए, अभी बीजेपी के अलावा कोई प्रतिपक्ष नहीं है। कांग्रेस तो छोड़ के भाग गया, टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है। सीपीएम पूरा रूटेड आउट, सफावा हो गया है पूरा बंगाल से, उसको कुछ नहीं है। इसलिए जहां रूलर होता है ऑपोजिशन भी होता है। ये हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी देश की, ये तो परंपरा है। इसलिए लोन ऑपोजिशन के नाते बीजेपी पूरा कोशिश करेगा इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए। और भवानीपुर में बीजेपी का वोटर सपोर्टर भी अच्छा है। 2019 का चुनाव आप एनालिसिस कर लीजिए, वहाँ 3100 वोट के अंतर था बीजेपी और टीएमसी में। 10 वार्ड में से 6 वार्ड में भाजपा की लीड था उस वक्त। और ममता बनर्जी अपने परिवार के साथ जिस पोलिंग स्टेशन में वोट डालती है, मित्रो इंस्टीट्यूशन, उसमें भाजपा का लीड है। 2019 में 400 से ज़्यादा वोट का भाजपा का लीड है। आपने खुद मोहल्ला में, अपने पाड़ा में, अपना वार्ड में ममता बनर्जी हारी पिछले टाइम। इसलिए भवानीपुर सीट में बीजेपी के ये बहुत अच्छा सपोर्टर है, वोटर है। हम लोग पूरा कोशिश करेगा डेमोक्रेटिक तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जी, आप चुनाव 2019 जो लोकसभा का चुनाव था उसको आप कंपेयर कर रहे हैं इस चुनाव से जो असेंबली का चुनाव है, और ममता बनर्जी 2 इलेक्शन जीत चुकी हैं, 2011 में, 2016 में, और भवानीपुर उनका इलाका है, उनका गढ़ है। असेंबली इलेक्शन में क्या बीजेपी चुनौती देने की पोजीशन में है इस वक्त ममता बनर्जी को? देखिए, आप तो वेट कीजिए, चुनाव का परिणाम क्या आएगा। आप सब लोग का तो मालूम था नंदीग्राम में शुवेंदु हार जाएगी, ममता जीतेगी, सब लोग का मालूम था। और नंदीग्राम में माइनॉरिटी वोट 24% था, 65,000। ये ममता बनर्जी का फिक्स डिपॉजिट है। उन्होंने आज जुम्मा का दिन नॉमिनेशन भी कर दिया, फ्राइडे ही करता है सब काम। तो इसलिए ममता बनर्जी तो उधर हारी, शुवेंदु ने हरा। यही इस बार देख लीजिए, इस बार तो मुद्दा एक ही है, पोस्ट पोल वायलेंस। जो पोस्ट पोल वायलेंस है वही मुद्दे के ऊपर बंगाल में चल रहा है पूरा राजनीति, वातावरण, चर्चा। हम लोग पोस्ट पोल वायलेंस में 1 लाख से ज़्यादा बंगाल के लोग को घर छोड़ना पड़ा।
बंगाल के लोग को दूसरे प्रदेश में रिफ्यूजी के नाते शेल्टर में रहना पड़ा। असम में, बिहार में, उड़ीसा में, झारखंड में ये क्या हुआ? इसलिए पोस्ट पोल वायलेंस में जो लॉयर की अहम रोल थी वो प्रियंका टेबरीवाल ने बहुत अच्छा लड़ाई करेगी जमीन पर, हम सब लोग उसका साथ सहयोग करेंगे। आपने दो बातें कही शुभेंदु अधिकारी जी। आपने कहा हर काम ममता जी फ्राइडे को करती हैं, लेकिन आज फ्राइडे को गणेश चतुर्थी भी है, तो आज के दिन तो कम से कम आप ममता बनर्जी पे ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि जुम्मे के दिन कर रही है, वो तो गणेश चतुर्थी के दिन कर रही है। लेकिन आप इशारा क्या देने चाहते हैं बंगाल के लोगों को? ये सब काम सब पिछले 20, 25, 30 इंस्टेंट है। मैं तो उसके साथ घर की ना 21 साल यार, मेरा साथ सांसद अर्जुन सिंह भी है, एक से MLA शिलभद्र दत्त जी भी है मेरा साथ अभी इधर। ये सब लोग हम एक साथ बहुत दिन बिताया, 2 डेकेड से ज्यादा बिताया, हम लोग सबको मालूम है। ये कोइंसाइड कर गया गणेश चतुर्थी, लेकिन आधा तो उसकी क्या है सब मालूम है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी, आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए रहेगा वायलेंस, जो पोस्ट पोल वायलेंस था। अब 5 जज के बेंच का वर्डिक्ट भी आ गया है, लेकिन चैलेंज कर दिया है बंगाल की सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में। सोमवार को इसकी सुनाई भी है। तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका टेबरेवाल का चुनाव एज अ लीड पेटिशनर इन दिस एंटायर petition that she filed in the Kolkata High Court and now in Supreme Court, are you capitalizing on this violence? ये violence ही आपका मुद्दा है इस वक्त बंगाल में, और बंगाल की सरकार तो ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाई ना उसमें दो आप बाइफरकेट कर दीजिए। एक तो लीगल मुद्दा है, लीगल मुद्दा तो चलेगी, लीगल बैटल होगा। और जो NHRC का टीम बना था वो 5 मैन जांच की डायरेक्शन में बना था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट व बीजेपी का बाद में नहीं हुआ था। उस NHRC रिपोर्ट में बंगाल में बहुत क्लियर कर दिया, इसमें लॉ ऑफ रूल का कोई स्थान नहीं है बंगाल में। रूलर का लॉ चलता है, शासक का आइन चलता है, कानून चलता है। ये तो क्लियर कर दिया NHRC। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बाद में हम लोग नहीं आएगा। और प्रियंका नॉट ओनली द पिटिशनर, प्रियंका टेबरीवाल ने घूम घूम के पूरा एरिया में, बर्धमान से लेकर मिदनापुर तक, 24 परगना से लेकर हुगली तक, सब थाना में प्रियंका ने मूव किया। जो घर बार छोड़ के भागा उस बंगाल का आदमी को घर वापस आने के लिए कोशिश किया। ओनली लीगल बैटल नहीं लड़ी, उन्होंने जमीन पर भी लड़ाई, अच्छा तरीके से लड़ाई की। इसलिए पार्टी की ओर से उसको कैंडिडेट फाइनल किया गया। इस बार मुद्दा एक ही है, पोस्ट पोल वायलेंस। 55 से ज़्यादा हमारी बीजेपी की कार्यकर्ता का मौत हुआ, मर्डर हुआ। 300 से ज़्यादा वुमेन के ऊपर आपका रेप, अटेम्प्ट टू रेप और मोलेस्टेशन हुआ। इतना भयंकर अत्याचार 1947 का पहले भी नहीं हुआ, जितना भयंकर अत्याचार 2-3 महीने पूरा के पूरा ये भाटी गाने के आगे तक अभी भी चल रहा है। पिछले 2 दिन पहले सांसद अर्जुन सिंह का घर का अर्ली मॉर्निंग 6 AM बम एक्सप्लोजन किया। बंगाल का हालत बहुत ही खराब है। नेशन का इंटरेस्ट में ममता बनर्जी को हराना ही चाहिए। भवानीपुर में, भवानीपुर का जो एरिया है वो मिनी इंडिया है, उसमें बंगाली भी है, उसमें माइनॉरिटीज भी है, गुजराती भी है, मरवाड़ी भी है, सिख भी है, बिहारी भी है, जैन भी है, सब है उस क्षेत्र में। ये सब लोग मिला के एक साथ देश के हित में, और जो तालिबान राज चल रहा है अफगानिस्तान में, वो तालिबानिजेशन के एगेंस्ट में, तालिबानी जो तरीके से बंगाल में TMC की राज चल रही है, उसका खिलाफ उसका जो जनता है, हाई एडुकेटेड जनता है,
बहुत सेंसिबल जनता है, कॉन्शियस पीपुल है भवानीपुर, वो सही तरीके से वोटिंग करेगी, ये हम लोग का उम्मीद है। शुभेंदु जी, आप कह रहे हैं बंगाल में तालिबानी राज चल रहा है। अभी 4 महीने पहले ममता बनर्जी चुनाव जीती हैं और तीसरी बार जीती हैं, और तीसरी बार जो उनके नंबर आए हैं असेंबली में पहले से ज्यादा आए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि तालिबानी राज है? लोगों ने उन्हें चुना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुना है। आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने गलती की है और तालिबानी राज को चुना है? नहीं, मैं सेकेंड में का चुनाव परिणाम आने तक का बात नहीं बोल रहा हूं। सेकेंड में का परिणाम आने का बाद इस तरीके से हिंसा हुआ, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका जो इधर विंग्स है, आपके पास भी सब इंफॉर्मेशन है। मेरा बात भाजपा का जो बात है वो है पोस्ट पोल पोस्ट काउंटिंग का मुद्दा। उसने 213 में जीता, जीतने के लिए तो हम लोग तो विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं, मैं तो नेता प्रतिपक्ष हूं। मैं चुनाव का नतीजे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं टिप्पणी कर रहा हूं सेकंड में चुनाव का नतीजा आने के बाद पिछले 3 से 4 महीने बंगाल में जो जंगल राज चल रहा है, पोस्ट पोल पोस्ट काउंटिंग वायलेंस चल रहा है, इसमें तालिबान का जो रूल होता है वही रूल का छोटा से संस्करण बंगाल में भी चल रहा है। ये मेरा बात है, ये मेरा एलिगेशन है। शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने बात करी कोलकाता हाई कोर्ट के जजमेंट की। कोलकाता के हाई कोर्ट के जजमेंट में यह भी कहा है, और मैं कोट कर रही हूं, ऑल्दो द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी हैज मेड स्केथिंग रिमार्क्स एंड मेड रिकमेंडेशंस अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिसर्स। ये वही एनएचआरसी द्वारा जो बनाई गई fact finding committee थी। I am of the view that such remarks and recommendations were uncalled for, and to that extent the committee has transgressed its limit। तो क्या कमिटी ने भी पॉलिटिकल रिपोर्ट दी थी? क्योंकि कोर्ट ने कहा है वो लिमिट से आगे बढ़ गए थे। नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सुनो, जजमेंट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शुभेंदु अधिकारी जी, जजमेंट के ऊपर मेरा टिप्पणी नहीं है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। जो फाइनल जजमेंट है उसके ऊपर आइए। एक तो जो मर्डर, रेप और अटेम्प्ट टू रेप, मोलेस्टेशन हुआ, उसका जांच सीबीआई करेगी। और दूसरा जो है, जो वारदात हुआ, लूटतराज हुआ, आगजनी हुआ, उसका जांच सीट करेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मंजुला चाल्लू। ये डायरेक्शन है। पूरा कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन एनालिसिस है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शुभेंदु अधिकारी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि आप जब नंदीग्राम की सीट जीते तो 0.9% के मार्जिन से जीते। अब ममता बनर्जी जो हैं वो पहले 38% के मार्जिन से भवानीपुर में जीत चुकी हैं, उसके बाद 18-19% के मार्जिन से जीत चुकी हैं। तो बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि आप ममता बनर्जी को भवानीपुर से हरा सकें? देखिए, नंदीग्राम में आप बीजेपी ने कितना वोट को कवर किया। 2019 में नंदीग्राम सीट में भाजपा की टीएमसी की बढ़त थी कितना, 70,000। वहाँ 2 फुल निशान 70,000 वोट में आगे थे कमल की अगेंस्ट। 2016 में मैं टीएमसी की प्रत्याशी के नाते नंदीग्राम से चुनाव जीता 82,000 से अबव वोट से। ये आंकड़ा, पिछले की आंकड़ा देख लीजिए। भाजपा ने 70,000 वोट कवर किया, उसका बाद करीब 2,000 वोट में भाजपा जीता। सीधा 72,000 वोट का फायदा है भाजपा का 2 साल के अंदर। ये एनालिसिस भी तो आपको करना चाहिए। और भवानीपुर में 2019 में ममता बनर्जी अपनी बूथ पर हारी, मित्र इंस्टीट्यूशन में, जहां उन्होंने उनकी भतीजा, उनकी फैमिली मेंबर वोट डालती है, वहां वो 400 से ज्यादा वोट से बीजेपी का पास हारी। और 3,100 वोट का अंतर था।
उस वक्त जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हुआ था, कोविड कोरोना नहीं था। इस बार 5 चरण की चुनाव का बाद 6, 7, 8 चरण में इतना मीडिया में कोविड को सेकेंड वेव को लेकर पैनिक बना दी कलकत्ता एरिया में। इसमें वोटिंग परसेंटेज 20% घट गई। 2019 में जितना वोटिंग हुआ था उसमें 20% वोट कम आया। ये वोट बीजेपी का वोट है। इस बार ये वोट निकल कर आगे आएगी, इसलिए आएगी बंगाल में पोस्ट पोल जो वायलेंस हुआ, ये बंगाल की संस्कृति, स्वामी विवेकानंद के संस्कृति, श्री चैतन्य देव का संस्कृति, श्री श्री रामकृष्ण देव का संस्कृति इसका साथ मैच नहीं करता। और दूसरा आवाज उठा, नारा उठा पूरा बंगाल में, बेरोजगार नौजवान घर घर में, और बुआ हारेगी भवानीपुर में, ये नारा उठना शुरू कर दिया। बेरोजगार नौजवान, कोई नौकरी नहीं है बंगाल में, कोई निवेश नहीं है। ममता बनर्जी शपथ लेने के बाद 2 जूट मिल बंद हुआ, 10,000 लेबर ने अनएम्प्लॉयड हुआ, उसका रिट्रेंचमेंट हुआ। एक जो केशोराम रेवन है हुगली जिला का बलागढ़ में, वो बंद हुआ। 8,500 लेबर ने उसका नौकरी चला गई। ये हालत बंगाल में है। शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु जी, नौकरी की प्रॉब्लम तो पूरे देश में है। कर रहा है मोदी जी, बोल रहा है आत्मनिर्भर भारत, और ममता बनर्जी की स्लोगन है निर्भरशील बांग्ला। इसका खिलाफ वोटिंग होगा। शुभेंदु जी, नौकरी की प्रॉब्लम तो पूरे देश में है। बंगाल की जनता क्यों ये मानेगी कि बीजेपी उनको नौकरी दिलवा सकती है जो ममता बनर्जी नहीं दिलवा रही, और बीजेपी ने देश भर में कई जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो इस मुद्दे पर तो वोट पड़ना मुश्किल है। नहीं, बंगाल के साथ देश के जोड़ना ठीक नहीं होगा। देश का तरक्की हो रहा है मोदी जी का लीडरशिप में। बंगाल में जो वैकेंसी है, वैकेंसी फिलअप नहीं हो रहा है। देखिए, बंगाल के लोग बीजेपी को लोन अपोजिशन का रिकॉग्नाइजेशन कर दिया। हम लोग का 2016 में 10% था, अभी 38%। 2016 में हम लोग का 55 लाख वोट था, इस बार असेंबली में 2,28 लाख वोट हम लोग को मिली। बंगाल की जनता ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया लोन अपोजिशन की नाते। हम लोग अपोजिशन की काम भी करेंगी, और मोदी जी का लीडरशिप में जो डेवलपमेंट चल रहा है, वो डेवलपमेंट का काम भी हम लोग अच्छे तरीके से बंगाल में करेंगे। शुभेंदु जी, अगर इतना कुछ अच्छा है बीजेपी में, तो आपके अपने विधायक छोड़ के वापस टीएमसी लौट क्यों रहे हैं? आपने कहा 20 साल आपने, अर्जुन सिंह जी ने, सबने बिताए हैं ममता बनर्जी के साथ तृणमूल में, लेकिन जो अभी हाल ही में आए थे कुछ आपके विधायक, वो वापस जा रहे हैं। तो क्या अब बीजेपी जीते नहीं तो सब वापस जा रहे हैं, या उनको आपसे कोई परेशानी है? देखिए, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, जो विचारधारा का साथ बीजेपी में आया, जैसे मेरा पास सब कुछ था, 3 कैबिनेट था, मैं सब छोड़ कर आया। इसलिए भतीजा का लीडरशिप नहीं मानूंगी, दूसरा तुष्टिकरण के पॉलिटिक्स के खिलाफ काम करूंगी, और मूल मुद्दा है मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी। मोदी जी है तो हमारी देश अच्छा रहेगा। इसलिए मैं, आप लोग जो विचारधारा का साथ आया है वो नहीं छोड़ के जा रहा है। वो जो 1-2 आदमी किया, वो विचारधारा का साथ जुड़ा हुआ नहीं था। चुनाव का दौरान कुछ नॉन पॉलिटिकल आदमी को कुछ दूसरा पार्टी से ज्वाइन पार्टी कराया, टिकट भी मिला, कुछ जीत के चला गया। इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंगाल असेंबली में ऑपोजिशन बीजेपी रहेगा, 1, 2, 3 आएगा जाएगा, वो तो चलता रहेगा। कुछ दिन के अंदर जो एनवायरमेंट बनेगा उसमें आप देख लेना, उसका टीएमसी का लोग भी तांता लगा देगा बीजेपी ऑफिस का सामने। तो मुकुल रॉय जी तो बीजेपी के ऑपोजिशन का स्टेटस बीजेपी को खत्म करने का ममता बनर्जी का जितना भी कोशिश करे नाकाम रहेगी। इसलिए रहेगी, बंगाल असेंबली में लेफ्ट फ्रंट सीपीएम का कोई मेंबर नहीं है, कांग्रेस का एक भी मेंबर नहीं है, और यहाँ अपोजिशन
ओनली बीजेपी है, बीजेपी लड़ेगा। लेकिन शासक रहेगा तो ऑपोजिशन रहेगा, शुभेंदु जी, पक्ष रहेगा तो प्रतिपक्ष मुकुल रॉय रहेगा। ये लड़ाई आइडियोलॉजी चलेगी। मानकर नहीं आए थे क्या बीजेपी में? बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। मुकुल रॉय भी वापस चले गए, सीनियर नहीं, लीडर है, आए गए। मुकुल राय जी आइडियोलॉजी मान के नहीं आया। देखिए, तो क्या मान के आए थे? मुकुल राय जी आइडियोलॉजी मान के नहीं आए। जैसे 98 में तृणमूल फॉर्मेशन का बाद ममता बनर्जी पॉलिटिकली ऑर्फन बन गई थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी उसको शेल्टर दिया। ठीक मुकुल राय को ममता बनर्जी सब पोस्ट से हटा दिया, राज्यसभा से ले लिया, पार्लियामेंट का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर से हटा दिया, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी से हटा दिया, पार्टी का जितना भी पोस्ट उसके पास थे सब ममता बनर्जी ले लिया था 2017 में। तब बीजेपी ने उनको, भारतीय जनता पार्टी ने उसको संरक्षण दिया। जैसे ममता बनर्जी को बीजेपी ने संरक्षण दिया था 98 में, ममता बनर्जी के पास कुछ सहारा नहीं थी, कांग्रेस छोड़ के भाग के आए थे। उस वक्त बीजेपी ने अपने जो लायन हार्टेड पॉलिटिक्स है उसमें संरक्षण दिया। मुकुल राय का पास भी सब भाग गया, सब ले लिया ममता बनर्जी, कहाँ जाएगा पॉलिटिकल आदमी? बीजेपी ने संरक्षण दिया। ये बीजेपी का कोई दोष नहीं है। तो ये बताइए कि तब बीजेपी ने पॉलिटिकली ऑर्फन होकर बीजेपी में आए। तो ममता बनर्जी 98 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से संरक्षण लिया और अब वो वापस कांग्रेस के पास नजदीकियां बढ़ा रही हैं। दिल्ली आई थी, सोनिया जी से मिली, अब कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार उनके खिलाफ भवानीपुर में उतारा नहीं है। तो ये ममता और कांग्रेस का एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, ये दिल्ली को लेकर बन रहा है 2024 के लिए। इससे बीजेपी को कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता? नहीं, देखिए, ये तो पूरा पार्टी का मामला है। पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलेगा पार्टी का जो स्टैंड। एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए बीजेपी एमएलए, मैं इसको कोई वेटेज नहीं देता, इग्नोर करता हूँ। पार्लियामेंट का जब चुनाव होगा, हम लोग का बंगाल में जो 38% वोट मिला, मोदी जी का नाम जब आएगा, बंगाल में हम लोग तो चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया, जब मोदी जी को चुनाव आएगा आप देख लेना, ये 45% हो जाएगा। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो समझ गया। और अफगानिस्तान का हालत देखने के बाद एवरी इंडियन दे आर कमिटेड टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। इसमें कोई वो जोड़ तोड़, ये ममता बनर्जी का कोशिश बहुत बार हुआ। 2019 में मैं टीएमसी में था। उस वक्त 19 जनवरी ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक रैली हुआ। उस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, मनोज सिंघवी, कांग्रेस के तमाम नेता, स्टालिन से लेकर बदरुद्दीन आजमल, फारूक अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से लेकर कोई, शरद पवार जी, सब था। क्या हुआ? यूनाइटेड इंडिया। लोकसभा का वोट छोड़ दीजिए, मोदी जी का चुनाव छोड़ दीजिए, मोदी जी का चुनाव का वक्त सब तांता लग जाएगा कमल के निशान पर। वो कोशिश करने दीजिए, वो हाफ हार्टेड कोशिश है, इसमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है अपोजिशन। तो शुभेंदु जी, आपने कहा कि आपने 3 कारणों से तृणमूल कांग्रेस छोड़ा था। एक आइडियोलॉजी, एक ध्रुवीकरण की राजनीति, एक भतीजे के नाम पर। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि 20 साल आपको कम्युनल पॉलिटिक्स में कोई चिंता नहीं थी, 20 साल के बाद आपको क्यों चिंता हो गई कि आपको तृणमूल से बाहर जाना चाहिए? और अब ये कौन कम्युनल पॉलिटिक्स करता है? बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करता। नहीं, तो आपने तो तृणमूल को कहा था कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करता है। नहीं, मैं ध्रुवीकरण का बात नहीं। देखिए, मेरा मुख से जो आया है उसको आप सही तरीके से ट्रीट कीजिए। मैं तुष्टीकरण के खिलाफ आया। तो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण एक नहीं है। अच्छा, तो 20 साल आपको तुष्टीकरण में प्रॉब्लम नहीं था, 21वें साल में आपको तुष्टीकरण में प्रॉब्लम हुआ। इसलिए देखिए, इसलिए मैं कम्युनिस्ट के खिलाफ संघर्ष किया नंदीग्राम में। ऑल्टरनेट था टीएमसी का कम्युनिस्ट जब थर्ड फोर्स बन गया, बीजेपी जब मुख्य विपक्ष बन गया, शुभेंदु अधिकारी अपने आइडियोलॉजी भतीजा का जो
चल रहा है बंगाल में। पूरा कोल से लेकर गाय से लेकर बंगाल में जो करप्शन चल रहा है वो तो पहले नहीं था। उसका 2016 के बाद भतीजा का लीडरशिप में चालू हुआ और 2019 में बीजेपी मुख्य विपक्ष बन गया। मेरा पास अल्टरनेट क्या था? टीएमसी की अल्टरनेट कम्युनिस्ट था। मेरा पूरा परिवार पूरा नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करता है। फ्रीडम फाइटर मेरा घर में है, लेट बिपिन अधिकारी 8 साल ब्रिटिश का जेल में था। इसलिए हम लोग का पॉलिटिक्स था कम्युनिस्ट का पक्ष में नहीं, कम्युनिस्ट के खिलाफ पॉलिटिक्स था। यहाँ कम्युनिस्ट का साथ टीएमसी का लड़ाई था, बीजेपी थर्ड फोर्स था। बीजेपी जब थोड़ा मजबूत हुआ, मैं मेरा विचारधारा लेकर बीजेपी का साथ जुड़ गया। और बंगाल में ममता बनर्जी का इरोशन स्टार्ट हुई 2016 के बाद, भाई भतीजावाद, करप्शन, गाय तस्करी, कोल स्कैम, सैंड स्कैम, ये तो बंगाल में पहले नहीं था। धीरे धीरे ग्रोइंग हुआ। तो स्कैम, आप स्कैम की बात कर रहे हैं। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभिषेक बनर्जी, देखिए मुझे टीएमसी, देखिए मैं बहुत बार इंटरव्यू दिया, आपको भी दिया। इसमें मेरा पास कुछ नहीं छुड़ाई टीएमसी, शोकॉज भी नहीं की, सस्पेंड भी नहीं की, डिपार्टमेंट भी नहीं ली। मैं कैबिनेट में था, बिग डिपार्टमेंट मेरा पास था, कोई काम नहीं थी। मैं सब छोड़ के एक कॉमन सिटीजन के नाते भाजपा का प्राइमरी मेंबरशिप लिया। पार्टी ने मुझे नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ उतारी। मैं आभारी हूं। मैं ममता बनर्जी को 1956 वोट में चुनाव हराई, ये आप सबको मालूम है। पार्टी उसका बाद नेता प्रतिपक्ष के नाते मुझे 4 महीने इंचार्ज जिम्मेदारी दिया। एक काम भी मैं अच्छा तरीके से, मेरा जितना भी कैपेसिटी है विद इन माई लिमिटेड कैपेसिटी, आई एम डूइंग इट वेरी सिंसियरली। ठीक है, कंप्लीट कीजिए मेरा दूसरा प्रोग्राम। शुभेंदु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने भतीजे के बारे में कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यहाँ बीजेपी अभिषेक बनर्जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा बुलाती है, दिल्ली में पेश करवाती है। क्या ये इसलिए है क्योंकि अब ममता बनर्जी और तृणमूल का इंटरेस्ट त्रिपुरा में बन रहा है, जहां थोड़ी बीजेपी को प्रॉब्लम है, और ममता बनर्जी बीजेपी को भी हरा चुकी है, सीपीएम जो त्रिपुरा में दूसरी फोर्स है उसको भी हरा चुकी है, तो अब तृणमूल एक्सपैंड करना चाहती है त्रिपुरा में। क्या इसलिए बीजेपी अभिषेक बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है? सीधा आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस। पहले तो आपका जो जानकारी है वो मैं करेक्शन करा रहा हूं। त्रिपुरा में सीपीएम को टीएमसी नहीं हराया, कोई चुनाव में नहीं लड़ा। नहीं, बंगाल में तो हराया है ना बीजेपी को भी, और तृणमूल साइन बोर्ड में है। मैं कह रही हूं बंगाल में हरा चुकी है बीजेपी को और कम्युनिस्ट को। देखिए बंगाल में 148 नहीं मिला, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन पिछले सब चुनाव से अच्छा प्रदर्शन है, एक नंबर। दूसरा नंबर, मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूं, एजेंसी का बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जांच एजेंसी अपने कानूनी तरीके से काम कर रहा है। इसमें किसको बुलाए, किसको रोके, किसको छोड़े, उसका मामला है। इसमें कोई टिप्पणी शुभेंदु अधिकारी नहीं करेगा। तो एक मुझे ये सवाल पूछना है, और पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी को, तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया अनुकूल मई में जब चुनाव हुए थे? और आपने चुनाव के एकदम बाद कहा कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, ग्राउंड पर काम नहीं किया। तो अब जो भवानीपुर में लड़ाई होने वाली है, भवानीपुर सीट की, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में हरा देंगे? ना, ओवर कॉन्फिडेंस भवानीपुर में लिए नहीं बोला। हम लोग भवानीपुर में बीजेपी का अच्छा पकड़ है, हमारी वोटिंग भी अच्छा है, और कुछ वोटिंग बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट असेंबली में भी 28,500 वोट में अंतर है। सीधा 15 to 20% वोट ज़्यादा आने से ही रिजल्ट का चेंज हो सकता है, और हमारी 14,500 वोट का ज़रूरत है।
जो 4 महीने पहले, जो 5 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसका हिसाब से ही। इसलिए पार्टी का पास मुद्दा है, एनवायरमेंट है, पोस्ट पोल वायलेंस मेन मुद्दा है। हम लोग जी जान कोशिश करेगा फ्री एंड फेयर वोट होने से, और 2019 की तरह 65 से 70% वोटिंग होने से हम लोग का उम्मीद है इस बार अच्छा प्रदर्शन पार्टी करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस का कोई सवाल ही नहीं है। इतना कम टाइम स्पैन में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन हम लोग हमारी पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोग का जो कार्रवाई करना चाहिए, डोर टू डोर जाना, कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए कैंपेनिंग करना, ये सब करेगा। हम लोग का उम्मीद है बंगाल का जो हालत है, बंगाल का जो सिचुएशन है, और पोस्ट पोल वायलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट इतना बिग इशू है बंगाल में, इसके ऊपर नॉन एमएलए चीफ मिनिस्टर को फिर एक बार हम लोग कमल के निशान पर हरा सकती है। शुभेंदु जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बंगाल सरकार को लिखा है कि बीजेपी के जितने नेता हैं बंगाल में उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, और उन्हें उनकी फिक्र है कि शायद कहीं ना कहीं उन पर अटैक हो सकता है। ये पॉलिटिक्स का एक नया पैंतरा है बंगाल के लिए। क्या इस पर भी आपका गुरु मंत्र चलेगा भवानीपुर में? नहीं, ये तो एमएचए का मामला है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों, आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिक्योर नहीं है? अधिकार है हमारा, नो करने भी अधिकार। आपके नेताओं को लगता है कि आप सिक्योर नहीं? कोई तो सिक्योर नहीं है बंगाल में। अरे भाई, अर्जुन सिंह जी का ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। अर्जुन सिंह एक दबंग लीडर है, बहुत दिन एमएलए है, एमपी है, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी का। वो उसका 30 साल 40 साल का पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। उसका घर में सुबह 6 बजे ओपन बॉम्बिंग किया, सुरक्षा किसी के पास भी नहीं है। मैं जब सेकंड में विनिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए काउंटिंग स्टेशन पहुंचा, मेरा पूरा गाड़ी के ऊपर तोड़फोड़ हुआ। एक किसी को सुरक्षा बंगाल में नहीं है, सब अनसेफ है। जब ममता बनर्जी और भतीजा का जो लोग आदमी है वो सेफ है, बिकॉज ममता बनर्जी का पास गुंडा है और पुलिस है, और ममता बनर्जी और उसकी पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं उसका वो अनसेफ है, ये सही है। लेकिन एमएच का सर्कुलर ऑर्डर जियो एडवाइस का बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, नमस्कार, अच्छा रहिए, थैंक यू। अरे शुभेंदु जी, आप जाना चाहते हैं, लेकिन जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर आप पर हाल ही पर एक्शन हुआ है, और ममता बनर्जी सरकार ने कहा है कि आपके अगेंस्ट रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। आपने 9 साल की जगह 12 साल कोऑपरेटिव बैंक को हेड किया। क्या ये आपको करना चाहिए था? क्या ये रूल्स का उल्लंघन नहीं है? आप बोलते हैं कि वो लोग लॉ के खिलाफ काम करते हैं, तो ये भी तो लॉ के खिलाफ। आपका पास जो जानकारी भेजा ना, कौन जानकारी भेजा आपका पास? ये आपका अंदर का मामला है, ये सही जानकारी नहीं है। गलत जानकारी के ऊपर कोई क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। प्रदेश में चुनाव सर पर है। चंद महीनों के बाद यूपी में सियासत का फाइनल मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सत्ता पाने के लिए जाति धर्म का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। यूपी की सियासत में अपनी जगह तलाश रहे असदुद्दीन ओवैसी अब मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। 3 दिन के यूपी दौरे के पहले दिन से ही ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड खेला, और अब उनकी पार्टी के नेता वही काम कर रहे हैं। आज उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि किसी भी मुस्लिम को किसी दूसरी पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो सीधे AIMIM के पास आए। जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं, और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे।
और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें।